डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण विचार को जानने से पहले हम जानेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? भाषा का जो शुद्ध लेखन होता है, भाषा का जो शुद्ध लेखन होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से समझते हैं। और व्याकरण के वह 3 अंग होते हैं, यानी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। इन तीनों अंगों के ऊपर ही क्या है? व्याकरण के सारी बातें, पूरा व्याकरण समझा जाता है। तो व्याकरण का जो सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी व्याकरण की सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी इकाई है वह वाक्य है। जो वाक्य है वह किससे? शब्दों के सार्थक योग से बनता है। वाक्य शब्दों के सार्थक योग से बनता है और जो शब्द है वह वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये वर्ण क्या होते हैं, यानी कि वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द है वह वर्ण से बनते हैं। तो वर्ण किस चीज से बनते हैं? तो इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है, इसके ऊपर हम जो भी बात करते हैं, जो भी विचार विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, उन्हें हम वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार, शब्दों के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसे शब्द विचार, और वाक्य के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम वाक्य विचार कहते हैं। तो आज हम इन तीनों में से वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण क्या है, इनकी वर्ण कहां से आया। वाक्य, हमने 3 चीजों के बारे में जाना, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य है वह शब्दों से मिलकर बना है, शब्द है वह वर्णों से मिलकर बना है। तो अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि जो वर्ण है वह किससे मिलकर बना है, वर्ण कहां से आया, वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में जानेंगे। जो वर्ण है वह क्या है? ध्वनि से उत्पन्न होता है। वर्ण कहां से उत्पन्न होता है? ध्वनि से। अब अगला प्रश्न ये है कि जो ध्वनि है वह क्या है, यानी कि वाक्य शब्द से बना है, शब्द वर्ण से बना है और वर्ण है वह ध्वनि से बना है। जो वर्ण है वह ध्वनि से बना है। तो ध्वनि क्या है, यानी कि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि के बारे में क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब इसमें क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मौखिक इकाई है उस मौखिक इकाई को ही हम ध्वनि कहेंगे। यहाँ पर 2 तरह की होती है, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। लेकिन अगर मौखिक की बात आती है तो उसका आंसर क्या होगा? ध्वनि, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि से ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो ये हमने जाना कि मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। अब जैसे ध्वनि के बात को हम किस तरीके से समझेंगे? अब मैंने बोला ए, ठीक है। जो ए है, ए अगर लिखा जाता है, लिखा गया है, तो ये तो क्या हो गया?
लिखित है, लेकिन अगर इसे लिखा न जाकर किसी के द्वारा बोला जाता है या सुना जाता है, जैसे मैंने कहा ए, तो ए जो सुनता है, जिसके द्वारा यह ए शब्द सुना जा रहा है, ए वर्ण सुना जा रहा है, वह उसकी क्या है, मौखिक रूप है। यानी जो मौखिक इकाई है, जो मौखिक रूप होता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और इसी मौखिक रूप का जो लिखित, इसी मौखिक ए का जो लिखित रूप होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कोई भी शब्द है, वर्ण है ए, कोई भी अक्षर है ए लिखते हैं, ए की जो मौखिक सुनने वाला रूप है, मौखिक इकाई है, वह तो क्या होएगी, ध्वनि होएगी, और उसकी लिखित इकाई क्या होएगी, वर्ण होएगी। तो ए की मौखिक इकाई ध्वनि है सबसे छोटी, और ए की लिखित इकाई है वह सबसे छोटी है, वह वर्ण है। अब इसके अंदर से हमें कई क्वेश्चन मिलते हैं वर्ण के बारे में, तो हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आएगा, इसमें वर्ण का पहला क्वेश्चन ये बनता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, यहां मौखिक लिखा हुआ आ गया, तो मौखिक यानी कि ध्वनि। इसमें दूसरा प्रश्न हमें ये आता है जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वह क्या होती है। तो लिखित इकाई हमने क्या बताया था, जो मौखिक है वह तो क्या होती है, ध्वनि होती है, और जो लिखित है वह क्या होता है, वर्ण होता है। तो इसी में तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, वह कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब पहला था कि सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में क्या है, ध्वनि। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या है, वो है वर्ण। लेकिन इसके अंदर ना ही तो सिर्फ छोटी इकाई दिया हुआ है, ना ही तो मौखिक दिया हुआ है, और ना ही लिखित दिया हुआ है। जब मौखिक और लिखित दोनों ही नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ छोटी इकाई के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, वर्ण आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लिखित इकाई वर्ण होती है, लेकिन सिर्फ छोटी इकाई जिसमें ना मौखिक दिया हो ना लिखित दिया हो, सिर्फ छोटी इकाई दिया हो, तो उसका आंसर वर्ण आएगा। अब इसी के अंदर चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब पूछा तो गया सबसे छोटी इकाई है, लेकिन किस दृष्टि से पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है। यानी अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसके अंदर क्या आएगा, इन तीनों में से एक होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसके अंदर इन तीनों में से क्या चीज आएगी, इसका आंसर क्या होगा, शब्द होगा। तो अब आप पूछेंगे कि ये शब्द कैसे होगा, क्योंकि ये छोटी तो है ही नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, तो ये शब्द किस प्रकार से सबसे छोटी इकाई होगा। तो शब्द छोटी इकाई कैसे होगा, इसके अंदर पूछा है अर्थ की दृष्टि से। अब अगर हम वर्ण लिखते हैं तो वर्ण क्या आएगा, ए, आ, क। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वर्ण होती है। तो वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता, यानी वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ किसका निकलता है, सिर्फ शब्दों का निकाला जा सकता है। इसलिए अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी,
अर्थ होगी, ये सॉरी शब्द होगा। अब चौथा पांचवा क्वेश्चन इसी के अंदर आता है कि भाव की दृष्टि से, भाव या भावार्थ के आधार पर या की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ये तो क्या थी, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ सिर्फ शब्द का निकलता है। अब आ गया भाव या भावार्थ की दृष्टि से, तो भाव या भावार्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण, शब्द और वाक्य में से वर्ण भी नहीं होगी, क्योंकि वर्ण का तो अर्थ ही नहीं निकलता, तो भाव निकलना तो बहुत दूर है। अब शब्द है तो शब्द भी नहीं होगा। शब्द क्यों नहीं होगा? क्योंकि शब्द का अर्थ निकल सकता है, लेकिन किसी एक शब्द का कोई भाव या भावार्थ नहीं होता। तो अगला क्या रह गया? वाक्य, यानी भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। अब ये तीनों ही छोटी और आगे कि भाई ये भी सबसे छोटी इकाई है, ये भी सबसे छोटी है और ये भी सबसे छोटी है, लेकिन सभी अलग अलग आधार पे है, यानी एक इसके सारों के प्रश्न अलग है। इसमें मौखिक इकाई पूछा है तब तो ध्वनि आती है, लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण आता है, लेकिन ध्वनि मौखिक और लिखित दोनों ही ना पूछा जाए, सिर्फ छोटी इकाई पूछा जाता है, तो वहां पर हम क्या आंसर लिखेंगे? सिर्फ वर्ण आएगा। और आगे अगर चौथे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या होती है? तो शब्द होता है, क्योंकि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता। और अगला है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगा? तो जो शब्द है, शब्द का भी कोई भावार्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ निकलता है, इसलिए भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है वह पेपर में वर्ण विचार के ऊपर सबसे पहले पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे हम। अब हमने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी ये पता चल ही गया होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, वो ध्वनि होती है, और ध्वनि के जो लिखित रूप होता है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा आ गई। अब वर्ण की परिभाषा के बाद में अगला आएगा, अगला सवाल क्या है? आगे हम क्या जानेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यानी वर्ण के जो प्रकार है वह 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर के बारे में जानेंगे कि ये क्या है? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो स्वर है वह स्वतंत्र होते हैं, इसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। जो व्यंजन इसके क्या क्या होगा? व्यंजन है वह इसका उल्टा है, इसका विपरीत है कि है स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी जो वर्ण स्वर है वह तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो स्वर है वह स्वतंत्र कैसे होते हैं और व्यंजन है वह स्वतंत्र कैसे नहीं होते? तो देखो स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्र कैसे हैं। जैसे वे वर्ण जिसे बोलते समय, यानी जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती,
यानी वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर, यानी वे स्वतंत्र होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी वह सिर्फ एक ही वर्ण के ऊपर टिका है, दूसरे वर्ण की उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई सहायता नहीं होती। इसे हम समझने के लिए कैसे लेंगे, जैसे ए है, अब हम ए बोलेंगे, ए, अब ए सब वर्ण को कितना भी लंबा बोल लो, ए, तो इसे बोलने पर किसकी ध्वनि निकलेगी, सिर्फ ए की ही ध्वनि निकलेगी। यानी ये ए ही बोलता सुनाई देगा, कि कोई दूसरा वर्ण इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई दूसरा वर्ण इसमें यानी नहीं आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। तो जो ए वर्ण है वह क्या है, स्वतंत्र है, इसमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है, इसलिए जो ये है वह क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब इसके विपरीत जो है व्यंजन है, व्यंजन के अंदर क्या है, इसमें सहायता ली जाती है। यानी व्यंजन के अंदर क्या है, इसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, उसे हम स्वतंत्र नहीं, वह वर्ण है वो स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे कै, तो कै को हम लंबी ध्वनि लेने पर, लंबे उच्चारित करने पर इसमें उच्चारण में क्या आएगा, कै। यानी एक बार अगर हम कै बोलते हैं तो उसके आगे इसमें क्या आता है, ए की ध्वनि आने लग जाती है। यानी कै वर्ण को बोलने में हमें ए वर्ण की सहायता लेनी पड़ी है। तो ये जो कै है वह किसके हस्तक्षेप से बना है, ए के। यानी इसको कै को बोलने के लिए ए वर्ण की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए जो ये कै वर्ण है वह क्या है, स्वतंत्र नहीं है। यानी जो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की, किसी अन्य वर्ण की, तो उन वर्णों में क्या है, स्वर है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी व्यंजन क्या है, बोले जाते हैं। इसलिए जो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन जो स्वर है वह स्वतंत्र क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें स्वरों के जो वर्ण है, वर्णों को बोलने के लिए किसी भी दूसरे अन्य वर्ण की वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वयं अकेले ही बोले जाते हैं, तो इसलिए यह स्वतंत्र है। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगी कि वे वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह तो स्वर कहलाते हैं, और वे वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार ये क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं। आज हमने ये जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण विचार क्या है, भाषा के सॉरी व्याकरण के कितने अंग होते हैं, और वर्ण है वो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी छोटी इकाई को किस किस रूपों में बोला जाता है, और वर्ण के दो प्रकार स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम आगे अगला पार्ट है, उस अगले पार्ट में स्वर के बारे में जानेंगे, पूरे स्वर की डिटेल जानेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।